मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा हम उसमें स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हो कुछ डिस्टेंस के साथ, ऐसी अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद सम डिस्टेंस, ऐसी अरेंजमेंट को आप लोग नाम दोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ H पॉजिटिव है, Cl आपका नेगेटिव है, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और यहाँ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग नाम देते हैं डाइपोल लेंथ। और ये डाइपोल लेंथ हम लोग 2D या 2A से डिनोट करते हैं। अब 2A या 2D से डिनोट करने के पीछे कारण क्या है कि हम डाइपोल के सेंटर से बराबर डिस्टेंस इस तरफ कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये A पॉइंट है जिसके ऊपर माइनस के चार्ज है, ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास D डिस्टेंस रहेगी। और ये मान लीजिए B पॉइंट है जिसके ऊपर प्लस के चार्ज है, ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी आ जाती है, D डिस्टेंस रहती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो डाइपोल लेंथ का जो सिंबल लेते हैं या डाइपोल लेंथ को रखेंगे 2D से या 2A 2L, ऐसे आप लोगों को लिखा मिल सकता है। तो ऐसी लेंथ को आप डाइपोल लेंथ के नाम से जानते हो। इसके पीछे मैंने आपको कारण बताया है कि हम क्या करें कि डाइपोल का जो सेंटर रहेगा उससे इधर भी आप एक इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हो। और राइट साइड में भी हमारे पास किस में आ जाएगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनको मैच कराने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो डाइपोल लेंथ है वो 2D से कंसीडर करते हैं। अब जो ये लेंथ है आपकी यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ रहेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल लेंथ। और अब हमारे पास जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को नोट करने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज किया जाता है उस क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किस नाम से आ जाता है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये हमें किसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि वहाँ कितनी स्ट्रेंथ या कितनी इंटेंसिटी किसी डाइपोल की प्रेजेंट है। तो ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और न्यूमेरिकली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है वो इनमें से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट हम किसके साथ कर दें, इस डाइपोल लेंथ के साथ कर दें, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम डाइपोल मोमेंट को निकालते हैं। तो यानी कि अगर हम डेफिनेशन लिखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज विद द डाइपोल लेंथ। और हम लोग यहाँ इसका जो सिंबल कंसीडर करते हैं वो स्मॉल लेटर a को हम डाइपोल मोमेंट के लिए यूज करेंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने जिससे बताया आप लोगों को कि इनमें से किसी पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे और उसकी प्रोडक्ट को कर देंगे किसके साथ, डाइपोल लेंथ के साथ। तो ये हम लोगों के पास इसका रिजल्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। तो हम लोग कहेंगे
कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ हमेशा दिखाई जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ P वेक्टर है डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ डाइपोल मोमेंट का क्या यूज है। देखिए डाइपोल मोमेंट आपको स्पेशली पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में हम ज्यादातर निकालते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में ये हमें उन पोलर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कितना बेटर सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। कोई भी आपका पोलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस है, तो जैसे वाटर है आपका, वाटर के केस में हम कहेंगे कि एक बेटर सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ कंसिडर करना है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी जो यूनिट लिखी जाएगी, हम लिखते हैं चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलम, और लेंथ की क्या रहती है, मीटर। तो कूलम मीटर क्या रहेगी, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप लोगों को पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे, AT, और मीटर की जगह पे क्या लिखते हैं, L। तो ATL ये क्या है, यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट ली जाती है डाइपोल मोमेंट के लिए, वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है हम लोगों के पास D/, और D/, हम लोग जो लिखते हैं इसका सिंबल कैपिटल D दिया जाता है, और 1 D/, हमारे पास जो होता है 10 फ्रैंकलिन इनटू में, या सॉरी 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इनटू में हम लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। और ये जब हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो 1 D/, की जो वैल्यू आ जाती है हम लोगों के पास, वो 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के बराबर आ जाती है। तो 1 D/, क्या रहेगी, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। देखिए बच्चों, ये थे आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। यहाँ जो बातें हम लोगों ने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है हम लोगों के पास, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ, डाइपोल लेंथ के साथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और यहाँ जो डाइपोल लेंथ ली जाएगी वो 2D से हम लोग डिनोट करेंगे, और डाइपोल के सेंटर से इधर भी डिस्टेंस आप लोगों के पास A डिस्टेंस बचती है या D डिस्टेंस बचती है, और इधर की तरफ भी हमारे पास D डिस्टेंस बचेगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि डाइपोल मोमेंट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि कोई भी जो सब्सटेंस आपका गिवन सब्सटेंस वो इलेक्ट्रिकली बिहेवियर कितना स्ट्रॉन्ग रखता है, वो आप डाइपोल मोमेंट के सहायता से बता सकते हो। जिसके पास जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा वो उतना ज्यादा बेटर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वो उसका उतना ही अच्छा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर रहता है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो अगले टॉपिक में आप लोगों ने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और किसके कारण, एक डाइपोल के कारण, और कहाँ, डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये डायरेक्शन आप लोगों का, और इस डायरेक्शन के अंदर आपने फाइनल किसको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो देखिए आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the axial line of the dipole। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB जिसका सेंटर O
हमारे पास, और एक्सियल लाइन क्या रहती है, जो डाइपोल की एक्सिस से एक साइड या दोनों साइड हम जिस लाइन को दिखाएंगे, जिस स्ट्रेट लाइन को दिखाते हैं, उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल लाइन। तो हम लोग यहां लिखते हैं कि हमारे पास जो AB है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। AB हम लोगों के पास क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, बी पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो O है वो डाइपोल का क्या है, सेंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली डिस्टेंस भी हम लोगों के पास कितनी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हम लोगों के पास d डिस्टेंस है। हमने क्या कहा कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें हम लिखेंगे विद सेंटर और डाइपोल का जो सेंटर है वो O सेंटर हम लोगों ने यहां कंसीडर किया है। अब हम बात करते हैं एक्सियल लाइन। हम कहेंगे कि एक्सियल लाइन डाइपोल की एक्सिस से एक साइड या दोनों साइड आप जिस स्ट्रेट लाइन को पास करोगे उसी लाइन को हम लोग नाम देते हैं एक्सियल लाइन। तो मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ किसको कंसीडर करूंगा, एक्सियल लाइन को कंसीडर करूंगा। ये मान लीजिए आपकी कौन सी एक्सिस है, ये हम लोगों ने कंसीडर की पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे डिटरमिनिस्टिक पॉइंट को कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पे हमने किसको फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि हमारे पास मान लीजिए P एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, +1 चार्ज हम लोगों ने यहां कंसीडर किया। और इस P पॉइंट पे हम लोगों ने किसको फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। और हम लोग यहां से कंसीडर करते हैं कि जो P की डिस्टेंस है, कहां से, डाइपोल के सेंटर से, वो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे डिस्टेंस r के बराबर। तो हम लोगों ने यहां कंसीडर किया P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल विद डिस्टेंस OP बराबर R ऑन द एक्सियल लाइन। आप देखिए यहां है +1 चार्ज और यहां कौन सा चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज -q चार्ज। यहां है +q चार्ज, तो आप देखोगे -q चार्ज इस +1 चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये +q चार्ज इस +1 चार्ज को क्या करेगा, x एक्सिस में पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ यानी कि इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो हमारा सबसे पहला क्या टारगेट है, हम लोग इस डिस्टेंस AP को और BP को क्या करें, फाइंड आउट करें। हम कहेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस हम लोगों के पास ये कितनी है, d डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस हम लोगों के पास कितनी है, r डिस्टेंस। इसलिए हम लोगों के पास जो डिस्टेंस AP है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां r में d के इक्वल। उसके बाद मैं अगर इस डिस्टेंस की बात करूं, BP डिस्टेंस की बात करता हूं, तो BP डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर रहेगी कि मैं R में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस OB को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो BP है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहां R - D के बराबर आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, -q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें। तो लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, वो किसके बराबर रहेगा हमारे पास। तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया कितना, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन कैसे है, P से A की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना कौन से चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, K क्यू, और ये मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल रहा हूं यहां इसको, K क्यू बाई डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी रहेगी हमारे पास यहाँ, AP का स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, K क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ R का मतलब है AP, कौन सी डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, AP का स्क्वायर। और ये हम लोगों के पास हो जाएगा यहां से K क्यू बाई R प्लस D का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम लिखेंगे इज अलोंग PA वेक्टर, यानी कि P से A की तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो आपको पता है प्लस और प्लस में क्या रहेगा, रिपल्सन। रिपल्सन हमेशा होता है आउटवर्ड। तो मान लीजिए ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कौन से चार्ज के कारण है, प्लस क्यू चार्ज के कारण है। तो हम लोग यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखिए प्लस क्यू चार्ज के केस में डिस्टेंस कौन सी आएगी हम लोगों के पास, BP। और BP क्या थी कि OP में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया था, OB को, यानी कि BP हम लोगों के पास किसके बराबर थी, R माइनस D के बराबर। तो इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे अब जो हम लोगों के पास E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा K क्यू बाई डिस्टेंस BP का स्क्वायर। और BP की जो वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ वो R माइनस D लिखूंगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा K क्यू बाई R माइनस D का स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है इज अलोंग BP वेक्टर, यानी कि B से P की तरफ इसकी डायरेक्शन हम लोग यहां दिखा देंगे। तो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण, और हम लोगों ने किसके कारण निकाल दिया है, प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल दिया है। अब हमारा टारगेट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। तो आप देखोगे आपका एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और आप लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हो। आप किसी इमेजिनरी पॉइंट से अगर राइट में चलते हो तो रिजल्ट पॉजिटिव लिखते हो, और इस तरफ आते हो, लेफ्ट में आते हो तो रिजल्ट को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अब इस केस में, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर। और जो ये E वेक्टर हम लोगों के पास ये आ जाएगा E2 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर, हम लोग ऐसे लिखेंगे। लेकिन आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि अगर हम P पॉइंट से इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट लिखा जाएगा, P से इस तरफ चलेंगे तो हम लोग नेगेटिव रिजल्ट लिखते हैं। तो इसलिए हम लोगों के पास यहाँ ये तो प्लस तो ठीक है, लेकिन जो आपका E का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा। और आप इनको किस फॉर्म में लिखोगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग, या फिर मैं ये कह देता कि जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस क्यू आ जाता है यहाँ चार्ज, और यहाँ चार्ज आपका प्लस क्यू चार्ज आता, और दोनों को हम लोग क्या करते फिर ऐड करते। तो ऐसा करने से हम लोगों के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इस कंडीशन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर हम लोग जो निकालेंगे वो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ। मैं E2 की वैल्यू लिखूंगा, ये हो जाएगी हम लोगों के पास K क्यू बाई
आर माइनस डी का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन के क्यू बाई आर प्लस डी का स्क्वायर। और आप लोगों को पता है क्या कॉमन आएगा यहाँ से, के क्यू कॉमन आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में जरूर लिखा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट को, लेकिन यहाँ माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि मैं पी पॉइंट से इस तरफ चला तो इस कारण हमने E1 का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव लिखा यहाँ, और E2 का रिजल्ट पॉजिटिव लिख दिया क्योंकि पी से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गए हैं। अब यहाँ इस केस में आपका के क्यू कॉमन आ जाएगा यहाँ से। जब के क्यू कॉमन आएगा तो अंदर रहेगा 1 बाई आर माइनस डी का स्क्वायर और माइनस 1 बाई आर प्लस डी का स्क्वायर। और आप लोगों को पता है ये क्या है आपका एक तरीके से a माइनस बी और ये क्या है आपका a प्लस बी। जब आप एलसीएम को कंसीडर करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम को कंसीडर करते हैं। तो देखिए के क्यू डिवाइड में हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ से, और ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा आर प्लस डी का स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का स्क्वायर। ब्रैकेट को हम लोग यहाँ क्लोज करेंगे। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में 2rd, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस में 2rd। और यहाँ कौन सा साइन है आगे, माइनस का साइन। तो माइनस के साइन के कारण क्या रिजल्ट आएगा हमारा यहाँ, आर माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2rd। तो यानी कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होना है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल होना है, और 2rd में क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ 2rd ऐड हो जाता है। तो चलिए मैं अब इस रिजल्ट को यहाँ लिखता हूँ। और इस रिजल्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है किसके बराबर, के क्यू, और ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2rd, और डिवाइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको पता है आर स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2rd यहाँ 4rd हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा के क्यू और 4rd डिवाइड में हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। अब इस 4rd को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4rd को लिख सकते हैं 2r इंटू 2d। अब आप देखिए 2d इंटू में क्या किसके बराबर था हम लोगों के पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर। किसके बराबर है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर, यानी कि P के बराबर। तो इसलिए हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो यहाँ से 2kPr और डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। दोबारा से सुनो मैंने क्या किया, क्यू की प्रोडक्ट को क्या 2d के साथ, जब मैंने क्यू की प्रोडक्ट किसके साथ की, 2d के साथ की, तो ये हम लोगों के पास कितना आ जाता है, p के बराबर आ जाता है। और फिर आपका 2r, मैंने 2 को यहाँ लिखा, r को यहाँ लिख दिया, k यहाँ आ जाता है। तो 2kPr बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाता है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि ये जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाला है। तो देखिए जब आप दो वेक्टर का क्या करते थे, एक तरीके से एडिशन करते हो और वो दो वेक्टर एक दूसरे के क्या रहे, अपोजिट रहे, तो अपोजिट सेंस में हम लोग क्या देखते थे हमेशा कि मैग्नीट्यूड कौन से वेक्टर का ज्यादा है। तो यहाँ देखिए आपका डिनोमिनेटर कम है और यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो जहाँ डिनोमिनेटर कम होता है वो रिजल्ट हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका मतलब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ E2 की डायरेक्शन में रहेगा। और हम कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी इज अलोंग BP वेक्टर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, ये BP वेक्टर की डायरेक्शन में हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब इसका स्पेशल केस की हम लोग बात करें
कि इसका स्पेशल केस क्या बन सकता है हम लोगों के पास। तो इसमें स्पेशल केस क्या बनेगा कि अगर हम कंसीडर करें आर डिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर है किससे, डाइपोल लेंथ का हाफ से, यानी कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, क्योंकि डी क्या है, डाइपोल लेंथ की हाफ है। तो इस कंडीशन के अंदर हम आर स्क्वायर के कंपैरिजन में डी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम किसको नेगलेक्ट कर देंगे, डी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग डी स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4 और ऊपर क्या है एक आर, तो नीचे इस कारण क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है वो आ जाएगा किसके बराबर, k 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब। देखिए मैंने क्या किया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है -q से +q की तरफ, और आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी कैसे आ जाएगी, -q से +q की तरफ आ जाएगी। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा कि E वेक्टर जो हमारे पास 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब, और दूसरा हम लोगों ने कंडीशन यूज की थी कि आर वेरी वेरी ग्रेटर है किससे, डी से, तो इस कारण डी स्क्वायर को नेगलेक्ट किया। जब हम लोगों ने डी स्क्वायर को नेगलेक्ट किया तो इस कारण क्या होगा, यहाँ आर की पावर 4 और एक आर से एक आर कैंसिल, इसलिए नीचे कितना बचेगा, सिर्फ आर क्यूब बच जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये केस हमारा एक्सियल लाइन वाला केस है, और आप लोग इसको समझने के लिए एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो अगर कहीं बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अब इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। अब हमारा यहाँ जो कांसेप्ट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोगों को ये पता हो कि व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेटोरियल लाइन है वो रहेगी जो डाइपोल के सेंटर से जो लाइन हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पास करते हैं, तो उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब हम फिर से कंसीडर करेंगे कि हम लोगों के पास ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पे कौन सा चार्ज है, -q चार्ज, और बी पे कौन सा चार्ज है, +q चार्ज, और O क्या है, ये यहाँ डाइपोल का हम लोगों ने सेंटर कंसीडर कर लिया है। आप लोगों को पता है O से लेकर A तक की डिस्टेंस हम लोगों के पास d डिस्टेंस रहेगी, और ऐसे ही हमारे पास O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हम लोग कितनी कंसीडर करेंगे, d डिस्टेंस हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। तो आपने फिर से कंसीडर किया AB इलेक्ट्रिक डाइपोल विद सेंटर O, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन ये वो परपेंडिकुलर लाइन है जो डाइपोल के सेंटर से पास होगी। तो हम लोगों ने कंसीडर की एक परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। ये लाइन जो हम लोगों के पास ये क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोगों ने क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंसीडर करना है। मान लीजिए हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, P है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज लिया हम लोगों ने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज P को +1 को कंसीडर किया है। अब हम क्या करें, O से लेकर P तक की डिस्टेंस मान लेते हैं। ये डिस्टेंस मान लीजिए हम लोगों के पास y डिस्टेंस या r डिस्टेंस लिख लेते हैं हम लोग इसको। हमने ये डिस्टेंस लिखी r डिस्टेंस। फिर से हम लोग करते हैं, OP हमारे पास r के बराबर है, AB हम लोगों के पास 2d के बराबर है यहाँ, और AB आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है। तो आप क्या करो, आप यहाँ ज्वाइन कर दो, किसको, AP को और BP को। जब हम AP BP को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, एक तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, और उस पूरे का स्क्वायर रूट हम लोग कर देते हैं। तो ये हम लोगों के पास हाइपोटेन्यूज आ जाता है r² + d स्क्वायर। ऐसे ही हम लोगों के पास जो AP आएगा वो किसके बराबर आएगा, r² + d स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाता है।
अब आप देखोगे यहाँ AP बराबर है किसके, BP बराबर है किसके, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर हम लोगों के पास ये रिजल्ट है। अब हम लोग क्या करें, माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे, ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है, और जिसकी डायरेक्शन P से A की तरफ आ जाएगी, क्योंकि आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। तो मैं यहां लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास वो E1 है, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं E1 को लिखूंगा यहां K क्यू बाय डिस्टेंस। देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए माइनस क्यू चार्ज की जगह पे प्लस क्यू चार्ज ही लिखा जाएगा, और K क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हम लोगों के पास ये वाली यानी कि AP, और इसका जो स्क्वायर करेंगे हम लोग यहां से यानी कि AP का स्क्वायर, और ये आ जाएगा K क्यू बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाता है। ऐसे ही मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट है, कौन से चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण। प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो ये हम लोगों के पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हम लोगों के पास, वो E2 है, और E2 हम लोगों के पास किसके बराबर होगा, K क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो डिस्टेंस क्या हम लोगों के पास BP यानी कि BP का स्क्वायर, और BP भी हम लोगों के पास रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के बराबर है। तो इसीलिए ये रिजल्ट हो जाएगा K क्यू बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आप देखोगे कि E1 E2 जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो बराबर है, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, और इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। आपकी जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P से A की तरफ है, और जो आपका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B से P की तरफ है। यहां हम डायरेक्शन लिख देते हैं इस अलोंग PA वेक्टर, और ये कैसे है, इस along BP वेक्टर, और ये क्लोज फॉर्म बनाते हैं, क्लोज ट्रायंगल बनाते हैं। अब वो कैसे बनाएंगे क्लोज ट्रायंगल या एक पैरेललोग्राम को बनाते हैं, हम अपोजिट साइड्स कंसीडर करेंगे। ये आपके पास E1 है तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, E1, और ये अगर हमारे पास E2 है तो ये भी हम लोगों के पास क्या रहेगा, E2 रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को कंसीडर करते हैं, और आप लोगों को पता है पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं, और जो यहाँ डायगोनल होता है वो आप लोगों के पास रिजल्टेंट होता है। और जो आपका ये इनका E1 का और E2 का जो रिजल्टेंट है वो मान लीजिए आपके पास E वेक्टर है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये E वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ है, और यहाँ एक ट्रायंगल बन चुकी है ये, और वो ट्रायंगल कैसी है आपकी, ये वाली ट्रायंगल मैंने बोल दी है। तो आप यहाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो एक जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के केस में। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें आप लोगों को बताया गया था कि इस वेक्टर के डिवाइड में इसकी डिस्टेंस को, इस E1 के डिवाइड में इस डिस्टेंस को, और E2 के डिवाइड में हम लोग इस डिस्टेंस को कर देंगे, और ये सभी रिजल्ट इक्वल रहेंगे। ये आप लोगों को 11th क्लास में टॉपिक करवाया जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर जीरो रिजल्टेंट केस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि E के डिवाइड में हम करेंगे किसको, डिस्टेंस को, और वो डिस्टेंस क्या है यहाँ AB। फिर उसके बाद E1 के डिवाइड में हम डिस्टेंस AP को लिख देंगे, और A2 के डिवाइड में हम लोग डिस्टेंस BP को लिख देते हैं।
अब देखिए मान लीजिए हमने E को निकालना है, तो मैं इन दो रिजल्ट से भी काम चला सकता हूँ, क्योंकि हम लोग लिखते हैं A बराबर B बराबर C है, तो A को B के बराबर भी लिख सकते हो बस। इसलिए हम लोग यहाँ से इस रिजल्ट को उठा लेते हैं और इस AB को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो हम लोगों के पास जो E आ जाएगा यहाँ इस केस में, वो E आएगा E1 और इनटू में क्या होगा AB, डिवाइड में हम लोग किसको लिखेंगे AP को। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, E1 की वैल्यू को लिखना है। E1 की वैल्यू कितनी थी हम लोगों के पास, K क्यू बाय डिस्टेंस AP का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। AB हम लोगों के पास क्या होती है, डाइपोल लेंथ के बराबर होती है, यानी कि ये हम लोग लिखते हैं 2D के बराबर। और AP हम लोगों के पास किसके बराबर है, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट था ये। अब 2D की प्रोडक्ट Q के साथ ये किसके बराबर हो जाएगा हम लोगों के पास, डाइपोल मोमेंट के बराबर। और यहाँ पावर कितनी है 1, ये पावर कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 3/2। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा KP बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इसकी पावर 3/2। और यहां वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है, यानी कि A से B की तरफ है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो B से A की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस कारण हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म के अंदर वो हो जाएगा माइनस KP वेक्टर बाय R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। दोबारा से सुनो, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन ये रखते हैं। इस कारण यहाँ इनके बीच में वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाता है। अब इसके भी अगर हम स्पेशल केस की बात करेंगे तो स्पेशल केस वैसा ही रहेगा, और वो स्पेशल केस हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अगर R वेरी वेरी ग्रेटर है किससे, D से। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, अगर R इज वेरी वेरी लार्ज देन D, तो D स्क्वायर को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। जब आप D स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R का क्यूब नीचे आ जाएगा। इस कारण आपका जो इक्वेटोरियल लाइन के अंदर जो रिजल्ट आ जाएगा माइनस KP वेक्टर बाय R क्यूब। अगर मैं बात करता हमारे पास एक्सियल लाइन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट था हम लोगों के पास वो किसके बराबर था, KP वेक्टर 2KP वेक्टर बाय R क्यूब। तो देखिए यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करता हूं इक्वेटोरियल लाइन के केस में और एक्सियल लाइन के केस में, तो एक्सियल लाइन वाला जो केस है वो डबल्ड है किसका, इक्वेटोरियल लाइन वाले केस का। तो देखिए बच्चों आज का ये था आप लोगों का जो लेक्चर जो हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग कृपया हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।